दोस्तों, भारतीय राजनीति में परिवारवादी, वंशवादी, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बहुत बात होती है। तमाम लोगों पे आरोप है कि सिर्फ परिवार के ज़रिए वह राजनीति का पूरा एक राजनीतिक दल चला रहे हैं। और आपने देखा है कि अलग अलग लोगों पे आरोप लगते रहे हैं। आपने ये भी देखा है कि ये आज की तारीख में एक बहुत बड़ी बहस का हिस्सा है। लेकिन परिवारवादी राजनीति के और भी पेंच होते हैं, और ख़ास तौर से परिवार के अंदर वर्चस्व की लड़ाई, इस पे हम कभी चर्चा नहीं करते। आज हम देखेंगे कि वो तमाम दल जो कि एक किसी खास परिवार द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसमें किस तरह परिवार के अलग अलग जो मेंबर्स हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं आड़े आ रही हैं और परेशान कर रही हैं। आज ममता बनर्जी के भाई बाबुल बनर्जी ने एक दावा किया कि हावड़ा बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है वहाँ की। उन्होंने कहा कि वहाँ से वो निर्दलीय लड़ेंगे, और ममता बनर्जी यानी टीएमसी के उम्मीदवार के खिलाफ उन्होंने वहाँ से प्रसून बनर्जी को टिकट दिया। प्रसून बनर्जी पहले एक बड़े फेमस फुटबॉलर हुआ करते थे। तो बाबुल बनर्जी ने कहा है कि उनको प्रसून बनर्जी से कुछ पर्सनल नाराज़गी है, और प्रसून ने किसी ज़माने में उनका अपमान किया था, और प्रसून यहाँ से लड़े भी हैं, जीते भी हैं। उनको दोबारा टिकट देना बाबुल बनर्जी को पसंद नहीं आया, और वो इतना ज़्यादा नाराज़ हैं कि वो कह रहे हैं कि वो अपनी ही बहन की पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आज और कल में एक ये भी खबर आई है कि शिवपाल यादव बदायूं भेजे जाने से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और इतने दिन हो गए उनका नाम अनाउंस हुआ, 10 दिन हो रहे हैं, और अभी तक ना वो बदायूं गए हैं। और बीच में बात हुई थी कि उनके लड़के आदित्य यादव जाके उनका चुनाव प्रचार करेंगे, संभालेंगे। आदित्य भी अब तक नहीं गए। और शिवपाल यादव माना जाता है कि आजमगढ़ से लड़ना चाहते थे, और गुड्डू जमाली के समाजवादी पार्टी में आने में उनका रोल रहा है। और उन्होंने सोचा था कि जब गुड्डू जमाली आ जाएंगे आजमगढ़ में, तो वहाँ पे उनकी सीट बहुत सेफ हो जाएगी। आजमगढ़ में शिवपाल यादव का समधियाना भी है, उनके समधी हैं वहाँ पे, और जाहिर सी बात है वो आजमगढ़ से लड़ना चाहते थे। ऐसे में आप उनको भेज देते हैं बदायूं, जो कि धर्मेंद्र यादव की सीट है। तो इससे धर्मेंद्र यादव भी नाराज़, शिवपाल यादव भी नाराज़। तो ये चाचा भतीजे की नाराज़गी फिर से खुल के सामने आई है। ये तो पहले एक लंबा चौड़ा इनका एक इतिहास रहा है। आपको याद होगा कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो किस तरह मंच पे झगड़ा हुआ था, माइक की छीना झपटी हुई थी। फिर मुलायम सिंह और शिवपाल यादव ने मिलकर अखिलेश यादव को पार्टी से ही निकाल दिया था। फिर अखिलेश यादव ने पार्टी का अधिवेशन करके मुलायम सिंह को ही हटा दिया था पार्टी अध्यक्ष पद से। चाचा को पार्टी से निकाल दिया था। चाचा बहुत दिन पार्टी से अलग रहे थे, फिर लौट आए। उनका इस शर्त पे आए थे कि उन्हें सम्मान मिलेगा, पर वो उनको अब तक नहीं मिल पाया। तो यहाँ भी आप चाचा भतीजे की ज़बरदस्त जंग देख रहे हैं। बिहार में आपने देखा कि चिराग पासवान, जो कि रामविलास पासवान के लड़के हैं, वो रामविलास पासवान के भाई और अपने चाचा पारस पासवान से एक जंग में बहुत दिनों से इन्वॉल्व हैं। अच्छा, उसमें भी सारी प्रॉब्लम है। रामविलास पासवान की सीट थी हाजीपुर से पारस पासवान लड़े हैं, और चिराग पासवान को लगता है कि वो रामविलास पासवान के लड़के हैं, उनका हक बनता है हाजीपुर की सीट पर। तो दोनों ने रामविलास पासवान की पार्टी को 2 हिस्से में कर दिया है। दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, और हाजीपुर की सीट चाचा भतीजे के बीच में एक लड़ाई की जड़ बनी हुई है। और रामविलास पासवान के जाने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह उनके भाई और उनके साहबजादे पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में ही आपने देखा कि तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव के बीच में कई बार मनमुटाव, अनबन, तेज प्रताप द्वारा घर छोड़ देना वगैरह वगैरह तमाम खबरें आईं कि किस तरह तेज प्रताप को लगता है वो बड़े भाई हैं। लालू यादव तेजस्वी को प्रमोट कर रहे हैं। लालू को लगता है कि साहब तेजस्वी ही पार्टी को चला सकते हैं, तेज प्रताप नहीं चला सकते। और इन दोनों से हट के जो बड़ी बहन है मीसा भारती, उन्हें लगता है कि मैं बड़ी बहन हूँ, मैं लालू यादव की उत्तराधिकारी हूँ। यानी कुल मिला के सब भाई बहनों के बीच में इतना एक विरासत की जंग चल रही है, लगातार चल रही है, और जिसको मीसा भारती खुद भी मीडिया में आके एक्सेप्ट कर चुकी है। बाल ठाकरे का आप देखें किस तरह उनका शिवसेना का एकदम डिक्टेटोरियल तरीके से वो अपनी पार्टी चलाते थे एक डिक्टेटर के तौर पे। लेकिन उनके जाने के बाद उद्धव ठाकरे वो कहते थे साहब हम बाल ठाकरे के लड़के हैं, हमें शिवसेना मिलनी चाहिए। राज ठाकरे, उन्हें लगता था कि उनके अंदर बाल ठाकरे का अंदाज़ ज़्यादा है, और तमाम लोगों को भी लगता है कि राज ठाकरे बाल ठाकरे के सबसे नैसर्गिक, सबसे नेचुरल उत्तराधिकारी हैं। लेकिन चूँकि उद्धव ठाकरे लड़के थे तो उनका कब्ज़ा हो गया, और उन्होंने अपनी एक नवनिर्माण सेना करके अलग पार्टी बना ली राज ठाकरे ने। यहाँ भी आप विरासत की जंग देख रहे हैं। आप आंध्र प्रदेश चले जाइए, वाईएसआर बहुत बड़े कांग्रेसी नेता थे, मुख्यमंत्री थे, और जब उनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है
तो उनके लड़के जगन मोहन रेड्डी जो इस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपनी नई पार्टी बनाकर उनकी बहन वाई एस शर्मिला वो कांग्रेस में चली जाती है। अब फिर भाई बहन के बीच में आप विरासत की लड़ाई देख रहे हैं कि उनको लगता है कि साहब पिता की विरासत मुझे मिलनी चाहिए, मैं लड़का, उन्हें लगता है कि साहब मुझे मिलनी चाहिए। तो यहाँ भी एकदम वही आपको सीन नज़र आएगा। तमिलनाडु चले जाइए तो डीएमके का तो इतना बड़ा करुणानिधि का ख़ानदान है कि मतलब एक ज़माना था कि पार्लियामेंट में सारे मेंबर्स ही उनकी फैमिली के बैठे रहते थे। लेकिन जो असली विरासत की जंग हुई है उन दोनों में, तो वो जो स्टालिन है और उनके बड़े भाई एम के अलागिरी, उन दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त बड़ी लंबी लड़ाई चली। सो मच सो कि अपने ज़िंदा रहते करुणानिधि ने अलागिरी को बीच में पार्टी से भी निकाल दिया था। इनके अलावा आप इनकी एक बहन भी हैं कनिमोई, जिसको आप अक्सर राज्यसभा या लोकसभा में देखते हैं। तो वहाँ भी भाई बहनों के बीच में एक लगातार इस बात का एक तनातनी चल रही कि साहब पार्टी पे कब्जा किसका हो। इसी तरह आप शरद पवार का परिवार देख लें, उनके भतीजे अजीत पवार को लगता था कि पार्टी में उनका बड़ा योगदान है और वो शरद पवार के उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन जाहिर है जैसा हमेशा होता है, बाप का वोट हमेशा बेटे या बेटी की फेवर में जाता है और भतीजा या भतीजी बाहर रह जाते हैं। शरद पवार ने अपना उत्तराधिकारी सुप्रिया सुले अपनी पुत्री को बनाया और अजीत पवार आपको अब एनडीए और बीजेपी के खेमे में नज़र आते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख लें, एक काशीराम के साथ नेता हुआ करते थे सोनेलाल पटेल, बाद में उन्होंने अपना दल करके एक पार्टी लॉन्च की जिसका वोट बैंक उन्होंने कुर्मियों को बनाया। अब उनकी दोनों बेटियों में विरासत की जंग हो गई। बड़ी बेटी डॉक्टर पल्लवी पटेल, छोटी बेटी डॉक्टर अनुप्रिया पटेल, और दोनों ने अलग अलग पार्टी बना ली। अनुप्रिया पटेल ने अपना दल सोनेलाल और बड़ी बेटी पल्लवी पटेल ने अपना दल कमेरावादी। जो सोनेलाल की पत्नी थी, इन दोनों बेटियों की माँ, राजमाता जिन्हें कहते हैं, वो बड़ी बेटी पल्लवी पटेल के साथ चली गई। और आपने देखा कि किस तरह खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। दोनों के पति भी इस जंग में कूद पड़े। यानी सोनेलाल की विरासत भी इस तरह टुकड़े टुकड़े ही नहीं हो गई, बल्कि आप परिवार में एक अच्छा खासा झगड़ा देख रहे हैं। ये तमाम राजनीतिक ख़ानदान हैं और जाहिर सी बात है अगर राजनीतिक ख़ानदानों की बात होगी तो ये कैसे संभव है कि गांधी परिवार की बात ना हो। गांधी परिवार में एक ज़माने में जिन लोगों को याद होगा, राजीव गांधी और संजय गांधी को लेके एक असमंजस था। राजीव गांधी बड़े थे तो कुछ लोग सोचते थे कि भाई वो बड़े लड़के हैं, इंदिरा गांधी की विरासत उनको मिलनी चाहिए। लेकिन संजय गांधी पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा शार्प थे, तो इंदिरा गांधी संजय गांधी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में डेवलप कर रही थी। इसका असर आपको सोनिया गांधी और मेनका गांधी के बीच में एक लड़ाई में देखने में आया। और ख़ास तौर से जब संजय की डेथ हो गई तो जिन हालातों में मेनका गांधी को वो घर छोड़ना पड़ा इंदिरा गांधी का, और जैसे मेनका और सोनिया में एक खुलेआम, कभी खुल के कभी दब के एक लड़ाई रस्साकसी चलती रही। राहुल और प्रियंका किसी ज़माने में वरुण गांधी के क्लोज थे, आपको इनके गोद में लिए हुए पिक्चर्स नज़र आएंगे वरुण को। लेकिन बड़े होने पे इनमें भी इतना बिखराव आ गया, सो मच सो कि अभी जब वरुण गांधी ने कहा कि वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते थे तो राहुल गांधी ने स्पष्ट इनकार कर दिया। तो ये तो आपको नज़र आता ही है। लेकिन राहुल गांधी 50 से ज़्यादा चुनाव हारने के बाद बहुत दिनों से कांग्रेस में सिमरिंग है और पार्टी के अंदर लगातार इस बात का दबाव बनाया जाता रहा है कि साहब आप प्रियंका गांधी को लाएं, वो बेटर पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी से बेहतर पॉलिटिशियन है। तो प्रियंका गांधी आई तो ज़रूर, राजनीति में सीधे नहीं आई, पर पहले आपने देखा उत्तर प्रदेश का चुनाव उन्होंने लड़ाया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा दिया। उसके बाद कांग्रेस का यहाँ एकदम सफाया हो गया। मध्य प्रदेश में उन्होंने गया, वहाँ भी वो कुछ नहीं कर पाई। बहुत वो घूमी फिरी, नर्मदा गई और मंदिर चक्कर लगाए, सब कुछ किया, लेकिन वहाँ भी उन्हें कुछ सफलता नहीं मिली। लेकिन राहुल गांधी तो असफल होने में उनसे कई हाथ आगे हैं। तो अभी भाई बहन में सीधे जंग तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन एक टीम प्रियंका और टीम राहुल दोनों ने अपने अपने सलाहकारों की टीमें बना रखी हैं। प्रियंका गांधी दोनों की जो टीम है इनके सलाहकारों की, उसमें ज़्यादातर लोग वामपंथी हैं, जेएनयू टाइप के कॉलेजेस से आए हैं, यूनिवर्सिटी से आए हैं। और मज़ेदार बात यह है कि दोनों की टीम मिला के तीन जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष हैं, संदीप सिंह, मोहित पांडे और कन्हैया कुमार। ये तीनों जेएनयू के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो अब आप देखें कि मतलब जेएनयू के प्रेसिडेंट सब आके इनके सलाहकार बनते जा रहे हैं। अभी अगर हाल की आप डेवलपमेंट्स देखें तो आपको नज़र आएगा कि राहुल और प्रियंका में कोई खुला कन्फ्रंटेशन तो नहीं है, पर दोनों की टीम्स में बहुत ज़बरदस्त एक टर्फ वॉर, एक झगड़ा चलता रहता है। कभी राहुल की टीम प्रियंका की टीम के खिलाफ शिकायत करती है, प्रियंका की टीम राहुल की टीम के खिलाफ कोई कदम उठा लेती है। तो आप मान के चलिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों की टीमें इतनी लड़ रही हों और भाई बहन को इसका कोई अंदाज़ा ही ना हो।
तो कहीं न कहीं विरासत की ये जंग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में भी नज़र आती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से विपक्ष आज भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। अभी आपने देखा हरियाणा में एक नए मुख्यमंत्री हुए नायब सिंह सैनी, आपने मोहन यादव को देखा, आप भजन लाल शर्मा को देख रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब कितने नीचे से उठ के आ रहे हैं। इनका कोई माई बाप नहीं है पार्टी में, और बल्कि आप इनमें से कुछ को देखें तो वो ग्राम प्रधान के लेवल से उठ के ऊपर आए हैं और फिर कैसे विधायक बने हुए, कैसे मुख्यमंत्री बने, किस तरह पार्टी में अलग अलग पदों पे उन्होंने काम किया, कार्यकर्ता से लेकर संगठन मंत्री तक। तो एक ये आपको लैडर नज़र आ रहा है। फिर आप मोदी को ही देख लें, एक साधारण कार्यकर्ता से कहाँ तक पहुँच गए। अटल बिहारी देख लें, लाल कृष्ण आडवाणी देख लें, मुरली मनोहर जोशी देख लें, किसी को देख लें, जेपी नड्डा देख लें, अमित शाह देख लें, तो साधारण कार्यकर्ता धीरे धीरे से उठ के ऊपर आते हैं। और दूसरी तरफ आपको ऐसे परिवार नज़र आते हैं जहाँ पे आपको किसी और से आप क्या लड़ेंगे, पहले आप परिवार के अंदर ही लड़ लीजिए। पहले आप तय कर लीजिए कि आपके पिताजी की, आपके दादाजी की, आपकी दादी जी की, आपके मतलब उनकी विरासत किसको मिलेगी। और ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा एक कारण है, एक फैक्टर है जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी इस तरह छाई हुई है राजनीतिक परिदृश्य पे, और क्यों विपक्ष उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। मेरा मानना है कि विपक्षी दलों को भी कहीं ना कहीं अपने यहाँ एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जहाँ नीचे स्तर से कार्यकर्ता पूरे सिस्टम को समझते हुए, देश को, दुनिया को, प्रदेश को जानते हुए, पहचानते हुए ऊपर तक आएँ, जिसमें उसके बाद वो कुछ फ़ैसले लें तो वो फ़ैसले पब्लिक को भी पसंद आएँ। ना कि वर्तमान में आप राहुल गांधी को देख लें, उनकी ज़्यादातर बातें लोगों को या तो अपील नहीं करती हैं या फिर उनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। और इसका कारण है कि वो जहाँ हैं वहाँ सीधे वहीं पे बैठ गए हैं, उनका कहीं कोई तजुर्बा ही नहीं रहा। तो ये परिवारवाद एक भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक हथियार तो है जिससे वो विपक्ष को लगातार उन पे प्रहार करते रहते हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए भी एक गले की हड्डी बन गया है जिसके चलते वो भाजपा से लड़ नहीं पा रहे हैं और भारतीय राजनीति के पूरे परिदृश्य पे भारतीय जनता पार्टी का एकाधिकार होता जा रहा है।